हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है। साथियों, इसमें हम बात करेंगे रेंज के बारे में। अब आप कहेंगे कि ये रेंज क्या होता है, हमने कभी रेंज के बारे में पढ़ा नहीं, तो मैं आज आप लोगों के बारे में, आप लोगों से इसी रेंज के बारे में बात करेंगे। मींस कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इंटायर स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कितने भाग में इसको डिवाइड किया गया है। अगर भाग में इसको डिवाइड किया गया है तो क्या इसको नंबर ऑफ आर्टिकल्स में भी इसको बनाया गया है, तो उसको भी हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक का सब्जेक्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ हम पार्ट्स को भी देखने वाले हैं। तो इन टोटलिटी अगर कहा जाए तो पूरा का पूरा रेंज आपके दिमाग में अगर होगा तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, और आपके एग्जामिनेशन में वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि यूनियन जुडिशरी किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल के बीच में फॉल करता है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बार बार आपसे रिपीट एंड रिपीट करके पूछा जाता है। फिर इसी के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैग से रिलेटेड, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड, कि ये किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल के बीच में है। इमरजेंसीज प्रोविजन आपसे पूछे जा सकते हैं, इलेक्शन के प्रोविजन आपसे पूछे जाते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के प्रोविजंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी प्रोविजंस को हम यहाँ पे इंडेक्स के माध्यम से समझने का काम करेंगे। अगर आपने इंडेक्स अच्छे से तैयार कर लिया है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करिएगा, और प्रीवियस ईयर पेपर को जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो इंडेक्स होता है साथियों, इंडेक्स से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए डेफिनेटली मिल जाता है। डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, और उसी का आज हम यहाँ पे पूरा का पूरा पोस्ट का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो हम एक एक करके आगे बढ़ते चल रहे हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा वीडियो समाप्त होते होते ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपके दिमाग में होगा, पूरा का पूरा रेंज भी आपके दिमाग में होगा। तो हम पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं, और पार्ट फर्स्ट में अगर हम देखते हैं साथियों कि किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल के बीच का सब्जेक्ट हमको देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ हम उसके विषय को देखते हैं। मीन्स कि पार्ट फर्स्ट में क्या विषय हमको प्रोवाइड किया गया है। तो आप यहां पर देखेंगे भाग की पहले हम बात करेंगे कि कौन से भाग में कौन सा इसका सब्जेक्ट, कौन सा विषय इसका फॉल कर रहा है। साथ ही साथ हम अनुच्छेद को भी देखेंगे कि उसके अंदर कौन अनुच्छेद आ रहा है। तो यहां पे अगर हम भाग फर्स्ट की बात करते हैं तो साथियों संघ और उसका राज्य क्षेत्र आपको देखने के लिए मिल रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? संघ और उसका राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और ये जो फॉल कर रहा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र साथियों, ये आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4 के बीच में फॉल कर रहा है। ये तो आइडिया आपके पास डेफिनेटली होना ही चाहिए कि अगर हम पार्ट फर्स्ट को पढ़ रहे हैं तो पार्ट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ने के लिए मिल रहा है। तो हमें पार्ट फर्स्ट में संघ और उसका राज्य क्षेत्र देखने के लिए मिल रहा है। तो किस आर्टिकल से लेकर के? तो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4 के बीच का ये मामला फिट बैठ रहा है। तो आप कहेंगे कि इसके बीच में क्या क्या बताया गया है, तो मैं आपसे बताऊंगा कि जो हमारा राज्य क्षेत्र है, मींस कि अगर संघ की बात करते हैं तो यूनियन का एंड स्टेट्स का उसका टेरिटरी के बारे में बात किया जा रहा है कि क्या टेरिटरी होगा। मान लीजिए कि अगर हम यूपी में बिलोंग कर रहे हैं, यूपी से हैं, या फिर हम बिहार से हैं, या फिर हम एमपी से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो उस स्टेट का एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन होगा कि यहां से यहां तक का पूरा सीमा क्षेत्र क्या होगा, ये यूपी का सीमा क्षेत्र इसको माना जाएगा। तो उसी को हम आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 के बीच में कंसीडर करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी भी एरिया का नाम चेंज करना होगा तो वो बाय द पार्लियामेंट के द्वारा नाम भी चेंज किया जा सकता है, किसी भी स्टेट का नाम चेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर किसी के सीमा क्षेत्र में कटौती करनी होगी तो ये आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4 के ही बीच में किया जा सकता है। इतनी बात हमारा पार्ट फर्स्ट हमको बता रहा है। साथियों, जब आप लोगों ने यहां पे ऑब्जर्व कर लिया कि पार्ट फर्स्ट में हमने संघ और उसका राज्य क्षेत्र देख लिए, तो संघ और उस राज्य क्षेत्र में रहेगा कौन? तो उस संघ और राज्य क्षेत्र में रहेगा नागरिक। वहां का कौन रहेगा? तो नागरिक रहेगा। और नागरिकता वाला जो प्रोविजन आपको देखने के लिए मिलता है, ये कहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा? तो साथियों ये पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। आप कहेंगे कि पार्ट 2 में किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल का मामला फॉल करता है, तो मैं आपसे फिर बताऊंगा कि आर्टिकल नंबर
5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक का जो मामला होता है साथियों, ये हमारे सिटीजनशिप मींस की नागरिकता के साथ डील करता है, आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा होगा। अब आप कहेंगे कि कैसी नागरिकता के बारे में बात कर रहा है, क्या जो भारत में जन्म लिया है वही सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक हो सकता है, या जो बाहर से आकर के हमारे देश में निवास करने लगते हैं मींस की 10 साल 15 साल 20 साल अगर वो रहने लगते हैं तो क्या वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो इस प्रकार की नागरिकता की हम बात करते हैं। फिर जो हमारे देश से किसी विदेश में चले जाते हैं, क्या उनकी भी नागरिकता हमारे देश में रहेगी? इसी टाइप के नागरिकता के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और साथ ही साथ नागरिकता से रिलेटेड जो भी कानून होते हैं वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आर्टिकल नंबर हम 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक के मामले को हम यहाँ पे भाग 2 के अंतर्गत डील करने वाले हैं। ये आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमेंगी तो आप चीजों को अगर पढ़ेंगे, मैं आपके सामने आऊंगा, डेली एक सेशन लेकर के आऊंगा और इसी तरह से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ चलूंगा। आपने पहले देख लिया संघ और उसका राज्य क्षेत्र पार्ट फर्स्ट में आ रहा है। सेकंड में संघ और राज्य क्षेत्र में रहेगा कौन? तो नागरिक रहेगा वहां का। तो नागरिकता आपने भाग 2 में देख लिया। भाई जब संघ और राज्य क्षेत्र आपने देख लिया, आपने नागरिकता देख लिया, तो जो नागरिक रहेंगे नागरिक का कुछ अधिकार भी होगा, तो बिल्कुल होगा। तो नागरिक का अधिकार हमें कहां देखने के लिए मिल रहा है? तो ये जो नागरिकता का अधिकार हमको देखने के लिए मिल रहा है, नागरिकों के बारे में हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। और पार्ट 3 में कहां से कहां तक? तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच के अंतर्गत ये मामला हमको देखने के लिए मिल रहा है, जहां पे पूरे के पूरे हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। हमें घूमने की आजादी है, हमें कहीं भी बस जाने की आजादी है, हमें अगर कोई पुलिस गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार कर रहा है, अच्छी बात है, उसको बताने का भी ये राइट है कि भाई साहब किस लिए मैं आपको गिरफ्तार कर रहा हूं। आपको सोने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, हर एक चीज का अधिकार आपको कहां दे रखा है? तो आपको आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के अंतर्गत आपको दे रखा है, जिसको कि हम लोग मौलिक अधिकार मींस की फंडामेंटल राइट्स के नाम से भी जानते हैं। और ये अधिकार साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार होता है। जब आप मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, जो 1215 ईस्वी में आया था मैग्ना कार्टा, उसी मैग्ना कार्टा से कहीं ना कहीं इसको भी डिराइव किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैग्ना कार्टा के बारे में आप सभी लोगों को ये प्रोविजंस पता होगा। अभी हमारे पास इंडेक्स हम रिव्यू कर रहे हैं, इसीलिए मैं मैग्ना कार्टा के बारे में आपसे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाय द टाइम बिंग मैं आपके लिए आऊंगा और मैग्ना कार्टा से रिलेटेड पूरे के पूरे सीरीज को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। अब जब आपने देख लिया कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या था, यूनियन एंड इट्स स्टेट्स के बारे में बात कर रहा था, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4 तक। इसी तरह मैं आपको पूरा का पूरा रटवा दूंगा, बस आप हमको टाइम दीजिए। आर्टिकल नंबर, अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने सिटीजनशिप को देखा था, और सिटीजनशिप आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 के बीच में हमको देखने के लिए मिला था। फिर हम पार्ट 3 में आ गए थे। पार्ट 3 में हमको फंडामेंटल राइट्स देखने के लिए मिल रहा था, और फंडामेंटल राइट्स कहां से लेकर के कहां आता है? तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में हमको फंडामेंटल राइट देखने के लिए मिल रहा था। जब फंडामेंटल राइट्स हमने देख लिया तो हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं देश के प्रति, कि सिर्फ और सिर्फ हमारे अधिकार ही बनते हैं, नहीं, हमारे कर्तव्य भी बनते हैं। तो ये कर्तव्य हमको कहां देखने के लिए मिलेगा? और हमारे लिए जो सरकार नियम बना रही है, जो कानून बना रही है, उसमें हमको भी तो ध्यान दे करके वो बनाएगी। तो इसके लिए पार्ट 4 बनाया गया, जिसमें डीपीएसपी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया साथियों? तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में हमको बताया गया। और ये हमको कहां से देखने के लिए मिलता है? तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। भाग 4 के बारे में बात हम कर रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। मींस की अगर हम पंचायत की बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। अगर हम फ्री लीगल एड की बात करते हैं तो हमें डीपीएसपी के ही अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहां पे एक चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको पाने के लिए हम कोर्ट में जाकर के केस नहीं दर्ज कर सकते हैं।
ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नॉट इनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, भाग 3 की बात करते हैं, मूल अधिकार की बात करते हैं, तो मूल अधिकार के लिए हम कहां जा सकते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट इंडिया भी जा सकते हैं और अपने स्टेट के हाई कोर्ट्स में भी जा सकते हैं। आप कहेंगे कि किसके अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं? तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाने के लिए आपको आर्टिकल नंबर 32 प्रोवाइड किया गया है। क्या प्रोवाइड किया गया है? मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे आपको आर्टिकल नंबर 32 देखने के लिए मिल रहा है। और आर्टिकल नंबर 32 किस रेंज में आपका फॉल कर रहा है? तो आप देखेंगे कि यहां पे पार्ट 3 है। क्या है साथियों? यहां पे पार्ट 3 है, और पार्ट 3 के अंतर्गत आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? रेंज की बात अगर हम करते हैं तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 में आपका फॉल कर रहा था ये पार्ट नंबर 3, तो इसी के बीच में तो आर्टिकल नंबर 32 आएगा। जी हां, इसी के अंदर आर्टिकल नंबर 32 आएगा, और यही आर्टिकल नंबर 32 है जो कि डायरेक्ट आपको कहां भेज सकता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप जाकर के 5 रिट्स हैं, और उन रिट्स में से किसी भी तरह का अगर आपके राइट्स के साथ किसी भी तरह से सरकार कर्टेल कर रही है आपके राइट्स को, या कोई इंडिविजुअल कर्टेल कर रहा है, या कोई प्राइवेट प्लेयर्स आपके राइट्स को कर्टेल कर रहा है, तो आप जा करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट्स इशू करा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 32 के तहत ही नहीं, बल्कि इसी के साथ साथ आर्टिकल एक और आता है, आर्टिकल नंबर 226, जो कि ये किसके लिए अप्लाई होता है? तो ये स्टेट्स के हाई कोर्ट के लिए अप्लाई होता है। आप यहां पे भी जाकर के रिट इशू करा सकते हैं, और यहां पे भी जाकर के रिट इशू करा सकते हैं, जिसमें कोवारेंटो रिट आता है, सरसरी आता है, हैबियस कॉर्पस आता है, मैंडमस आता है। ये सभी के सभी रिट्स को आप क्या कर सकते हैं साथियों? इन दोनों आर्टिकल्स के अंतर्गत जाकर के इशू करा सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ किस पार्ट के लिए है? तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट के लिए आप जा सकते हैं। किस पार्ट के लिए आप जा सकते हैं? तो ये जो पार्ट नंबर 3 दिख रहा है दोस्तों, इसी पार्ट 3 के लिए जा सकते हैं। आप कहेंगे कि क्या मैं अगर केस करना चाहूंगा पार्ट 4 के लिए, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखने के लिए मैं यहां पे डिस्कस किया हूं। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, अभी तक आप लोगों ने पार्ट 4 तक का मामला ऑब्जर्व कर लिया। अगर इसको मैं रिवीजन कराने से पहले आपको एक और बता देना चाहता हूं। अब हमारे पास एक और पार्ट आ जाता है जिसको हम लोग पार्ट 4 कैपिटल ए के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पार्ट भाग 4 क के नाम से जानते हैं। अब ये कहेंगे कि ये क और ख क्यों लगाया गया है, और वो भी कैपिटल ए क्यों लगाया गया है? जैसे यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, कर है भाग 4 क की बात कर रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है साथियों, इसीलिए इसको यहां पे लगाया गया है। अब आप कहेंगे कि ये कैसा कारण है और इस कारण के बारे में हमें जानकारी क्यों नहीं है? तो मैं इस कारण के पीछे आपको जानकारी यहां पे शेयर कर रहा हूं। अगर हम कारण की बात करते हैं साथियों कि ये क्यों 4 क लगा है या 4 कैपिटल ए लगा है, तो इसको अमेंड करके इसमें क्या किया गया है? इसमें बदलाव किया गया है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है, और उसी अमेंडमेंट के द्वारा यहां पे भाग लगाया गया है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? मूल कर्तव्य कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। और ये ड्यूटीज भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ड्यूटीज से आपके एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट एंड रिपीट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आपके दिमाग खुल जाएंगे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज दिया है, सिर्फ और सिर्फ पार्ट 4 ए दिया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51 कैपिटल ए यहां पर प्रोवाइड किया गया है। इससे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बनते हैं? तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 4 के 4 पार्ट जो आप लोगों ने अभी तक एनालिसिस किया है, ये चारों के चारों पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसका क्विक रिवीजन आपके सामने करा रहा हूं। अगर आप पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं तो पार्ट फर्स्ट में संघ और उसका राज्य क्षेत्र आपने देखा था, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4 के बीच में था। फिर आपने पार्ट सेकंड को एनालिसिस किया था। पार्ट सेकंड में आपने सिटीजनशिप को एनालिसिस किया था। सिटीजनशिप कहां से था? तो आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक में आप लोगों ने सिटीजनशिप को देखा था। फिर उसके बाद से पार्ट थर्ड आपने ऑब्जर्व किया था, और पार्ट थर्ड में आपने क्या देखा था? पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स आपने देखा था। और वो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं जिसको ले जाकर के आप कोर्ट ऑफ लॉ में इनफोर्सिएबल करा सकते हैं। मैंने उसके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल भी बताया कि आर्टिकल नंबर 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का किसी भी तरह से कोई भी वायलेशन, कोई भी कर्टेल कर रहा है
तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वहां पे इंपोज किए जा सकते हैं, ये डिस्क्लेमर है। ऐसा नहीं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपने ये पढ़ा था आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। फिर हमने एक पार्ट और पढ़ा था, पार्ट नंबर 4 पढ़ा था, और पार्ट नंबर 4 में हमने आपको बताया था DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की हमने बात किया था, और वो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक का मामला डील कर रहा था, जिसमें फ्री लीगल एड की बात कर रहा था, ग्राम पंचायत की बात कर रहा था, और तमाम चीजों की बात वहां पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। फिर हमारे पास एक और नया पार्ट आया था जिसको मैंने बताया था कि अमेंड करके इसको डाला गया है, और उस पार्ट का नाम है पार्ट 4 कैपिटल ए के नाम से, जिसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 51 कैपिटल ए, जिसको कि हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जान रहे थे। तो यहां तक का मामला आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, और ये जो पार्ट है हमारा साथियों पार्ट नंबर 5, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां पे लगभग 100 आर्टिकल इसके अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलेगा। अब आप यहां पर देखते हुए चलिए कि यहां पे क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए अब हम जो बात करेंगे साथियों, अब हम इनके अकॉर्डिंग बात करेंगे। किनके अकॉर्डिंग? तो ये भाग 5 आप संग देख रहे हैं। आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 तक, आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151 तक का मामला हम देखेंगे, और इसमें पूरा का पूरा हम संघ के सरकार के बारे में, पूरा का पूरा यूनियन के बारे में हम यहाँ पे डील आउट करने वाले हैं मामले को। अगर हम यूनियन की बात करते हैं साथियों, तो यूनियन में क्या क्या आता है? तो यूनियन में आपको पहले भारत के राष्ट्रपति मीन्स की द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसी के साथ साथ आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसी के साथ साथ आपको पूरा का पूरा संसद आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर इसी के अंतर्गत आपको इस यूनियन जुडिशरी भी देखने के लिए मिलेगा, और इसी के अंतर्गत आपको कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151 तक का मामला है, इस मामले को किस तरह से बाइफरकेट किया गया है, किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है, जिससे आप चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए बोर्ड के माध्यम से एक एक चीजों को यहां पे क्लियर करेंगे। पहला इसको देखिए साथियों, भाग 5 बड़ा है क्योंकि आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 आर्टिकल तक है, तो एक साथ आपको दे दिया जाएगा, तो आप उसको समझने में खिचड़ी पका देंगे। आप खिचड़ी न पकाएं, इसीलिए इसको क्या किया गया है, इसको बाइफरकेट किया गया, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको बांट करके ये दिया जा रहा है। तो पहले टुकड़े में कह रहा है चैप्टर वाइज में, चैप्टर फर्स्ट में कार्यपालिका आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम कार्यपालिका मींस की एग्जीक्यूटिव देखने के लिए मिल रहा है, और ये किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल के बीच में है, तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 78 तक, मींस की आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 78 के अंतर्गत, मींस की इसी के अंतर्गत आपके प्रेसिडेंट साहब को और आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब को लपेट दिया गया है। ये आपने देख लिया एग्जीक्यूटिव की अगर हम बात करते हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको संसद देखने के लिए मिल रहा है, और संसद किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के आर्टिकल नंबर 122 मींस की 79 नंबर से लेकर के 122 नंबर आर्टिकल में हम संसद के पूरे प्रोविजंस को देखेंगे कि क्या क्या प्रिविलेजेस उनको संसदों को प्रोवाइड किया गया है। हर एक चीजों को हम यहाँ पे इस आर्टिकल के बीच में देखेंगे। ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है, ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, मनी क्या होता है, मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, हम इसी के अंतर्गत देखेंगे आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के आर्टिकल नंबर 122 के बीच में ही। फिर हमारे पास जो थर्ड पार्ट आता है ये इंपॉर्टेंट है, मींस की चैप्टर नंबर जो थर्ड आता है, यहां पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है साथियों, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात की जा रही है। अब ऑर्डिनेंस कौन जारी कर सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3। क्या प्रोवाइड किया गया, आर्टिकल नंबर 1, 2 और 3 मींस की आर्टिकल नंबर 123 प्रोवाइड किया गया है। किसके लिए, तो ये राष्ट्रपति साहब के लिए प्रोवाइड किया गया, और इसमें राष्ट्रपति साहब क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। मींस की राष्ट्रपति महोदय जब संसद नहीं बैठती है तो उस समय इसको लेकर के कानून बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि चैप्टर नंबर 4 में फिर क्या दिया है, तो मैं कहूंगा आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के आर्टिकल नंबर 147 तक, आर्टिकल 1, 2
124 से लेकर के मींस कि 124 से लेकर के 147 के बीच में आपको यूनियन जुडिशरी देखने के लिए मिल रहा है। क्या देखने के लिए मिल रहा है साथियों? तो संघ की न्यायपालिका आपको देखने के लिए मिल रहा है और ये संघ की न्यायपालिका में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस की नियुक्ति किस तरह से होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की नियुक्ति हो जाती है तो उनको शपथ कौन दिलाता है, साथ ही साथ क्या उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, क्या एसएलपी किस आर्टिकल के अंतर्गत हमको प्रोवाइड किया गया है, क्या जो भारत के राष्ट्रपति महोदय होते हैं उनको सलाह लेने के बारे में किस आर्टिकल में हमको देखने के लिए मिलता है। इन सभी चीजों को हम कहां डील करते हैं? तो इसी चैप्टर नंबर 4 में आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के आर्टिकल नंबर 147 के बीच में। फिर हमारे पास एक और चैप्टर आता है जो कि हम चैप्टर नंबर 5 के नाम से जानते हैं और ये जो चैप्टर होता है साथियों ये कैग को डील करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को डील करता है। अगर हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करते हैं साथियों तो ये आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151 के बीच में फॉल करता है। तो यहां तक का मामला आपका पूरा का पूरा क्लियर हो गया, आपने द यूनियन को यहां पे अच्छे से समझ लिया। अगर मैं क्विक रिवीजन कराना चाहूंगा यूनियन की तो ऐसे आप करेंगे, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के साथियों 151 आर्टिकल के बीच में ये फॉल करता है। पार्ट की बात करते हैं तो पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 को 5 चैप्टर्स में डिफाइन किया गया है। पार्ट नंबर 1 में मींस की इसका जो चैप्टर नंबर 1 जो डिफाइन किया गया उसमें एग्जीक्यूटिव की बात की जा रहा है, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 78 तक। फिर पार्ट 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें संसद की बात की जा रही है जो कि आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के आर्टिकल नंबर 122 की बात की जा रही है। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 3 में आपको देखने के लिए मिलता है कि आर्टिकल नंबर 123 का यहां पे इस्तेमाल करते हैं कौन? तो राष्ट्रपति साहब, और वो आर्टिकल जो इस्तेमाल किया जाता है ऑर्डिनेंस के लिए किया जाता है। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आ जाता है जिसमें हम यूनियन जुडिशरी को डील करते हैं, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के आर्टिकल नंबर 147 के बीच में। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत हम क्या देखते हैं साथियों? तो हम कैग को देखते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को देखते हैं, आर्टिकल नंबर 148 से लेकर के आर्टिकल नंबर 151 तक का मामला आपने समझ लिया। अब जब आपने यूनियन को देख लिया तो स्टेट को क्यों छोड़ेंगे? आपको स्टेट को भी देखना है। अब यहां पे आप स्टेट को भी देखेंगे। अगर हम भाग 6 की बात करते हैं तो यहां पे स्टेट यानी कि राज्य के बारे में बात कर रहा है। आपने आर्टिकल नंबर 151 तक का धूमधाम से निपटा दिया है। अब आर्टिकल नंबर 152 से हम स्टार्ट करेंगे और 237 नंबर आर्टिकल तक हम इसको पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के 237 नंबर तक के आर्टिकल को हम यहाँ पे निपटाने वाले हैं और साथ ही साथ रेंज को देखने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट कौन है? तो ये जो हम पार्ट की बात कर रहे हैं तो ये हमारा भाग 6 है। इसमें देखेंगे कि 5 पार्ट की अगर हम बात कर रहे थे तो उसमें 5 चैप्टर में डिवाइड किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही साथियों हम भाग नंबर 6 में आए तो यहाँ पे चैप्टर्स की संख्या भी बढ़ गए। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 इसको 6 भाग नंबर 6 को 6 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। आप कहेंगे कि ये तो बढ़ गया, तो मैं कहूंगा क्यों ना बढ़ेगा, ये स्टेट्स की बात है और स्टेट में चीजों को आपको और भी देखने के लिए मिलता है। तो अब यहां पर देखिए अध्याय नंबर 1 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे साधारण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? साधारण और परिभाषा की बात कर रहा है, जो कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और वो आर्टिकल कौन सा है साथियों? आर्टिकल नंबर 152 के अंतर्गत हमको डेफिनेशन देखने के लिए मिलता है। फिर साथ ही साथ हम यहाँ पे आएंगे चैप्टर नंबर 2 में। आप कहेंगे चैप्टर नंबर 2 में यहाँ पे कार्यपालिका दिया है, ये तो यूनियन में भी कार्यपालिका दिया था। तो मैं कहूंगा हाँ साथियों, यहाँ पे कार्यपालिका यूनियन में भी दिया था। और ये कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कंसीडर किए जा रहे थे? तो यहाँ पे राष्ट्रपति साहब और उपराष्ट्रपति साहब कंसीडर किए जा रहे थे। फिर यहाँ पे भी आप कहेंगे कि कार्यपालिका के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है 153 से लेकर के 167 के बीच में। मैं कहूंगा कि स्टेट में गवर्नर साहब भी तो होते हैं, उनके मामले को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे अध्याय नंबर 2 के अंतर्गत कार्यपालिका आती है। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 3 आ जाता है राज्य का विधानमंडल। राज्य के विधानमंडल के बारे में हम देखेंगे और राज्य का विधानमंडल आर्टिकल नंबर 168 से लेकर के आर्टिकल नंबर 212 के अंतर हमको देखने के लिए मिलता है। फिर हम कहेंगे कि अध्याय 4 में हम आ जाते हैं तो राज्यपाल की विधायी शक्ति।
जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आपने अभी देखा था आर्टिकल नंबर 123 में, जो कि राष्ट्रपति साहब के पास था, उसी तरह का ऑर्डिनेंस पावर हमारे गवर्नर साहब के पास भी है। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल नंबर 213 के अंतर्गत इसको प्रोवाइड किया गया है। तो जो पावर हमारे पास राष्ट्रपति साहब के पास था, वही स्टेट में यहाँ पे गवर्नर साहब के पास है, लेकिन इनके पावर कुछ कम होते हैं। अब उस पावर के बारे में हम बाद में आपसे बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, अगर अध्याय 5 की हम बात करते हैं तो अध्याय 5 में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट को क्यों नहीं पढ़ेंगे? हाई कोर्ट भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाई कोर्ट किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल के बीच में फॉल कर रहा है? तो हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 214 से लेकर के आर्टिकल नंबर 231 के बीच में आपका यहाँ पे फॉल कर रहा है। ये हाई कोर्ट्स को हमने यहाँ पे पढ़ लिया। साथ ही साथ आप कहेंगे कि चैप्टर नंबर 6 किसके बारे में बात कर रहा है? तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि राज्य में आपको दो कोर्ट्स देखने के लिए मिलता है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने के लिए मिलता है और एक हाई कोर्ट देखने के लिए मिलता है। अगर हम हायरार्की की बात करते हैं तो सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आता है, जो कि इंडिया लेवल पे है। हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो हमारे पास हाई कोर्ट आता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। और यही हमारे कोर्ट्स की हायरार्की है। तो आपने सुप्रीम कोर्ट को भी ऑब्जर्व कर लिया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल नंबर 124 से लेकर के आर्टिकल नंबर 147 है। 124 से लेकर के 147 नंबर आर्टिकल के बीच में ये फॉल करता है। हाई कोर्ट की अगर हम बात करते हैं कि किस आर्टिकल से, तो आर्टिकल नंबर 214 से लेकर के आर्टिकल नंबर 214 से लेकर के 231 के बीच में ये फॉल करता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 233 से लेकर के 237 के बीच में ये मामला इसका फॉल करता है। तो यहाँ पे आपने तीनों को ऑब्जर्व कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट और साथ ही साथ आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी आपने ऑब्जर्व कर लिया। और यहाँ पे आपका पार्ट 6 का पूरा मामला यहाँ पे जो आपने भाग 6 देखा, भाग 6 का मामला यहाँ से यहाँ तक में आपने पूरा का पूरा निपटा दिया। भाग 7 की अगर हम बात करते हैं तो धारा 238 लोप कर दिया गया है। प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य निर्दिष्ट कर दिए गए, जिसको हटा दिया गया। तू जा भैया, तू अपनी जिंदगी जी ले, जो है हमें उसको पढ़ने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे भाग 8 की कहानी कि भाग 8 की कहानी क्या करता है। तो भाग 8 की अगर हम कहानी देखेंगे तो ये संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है। अगर संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है तो किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक में ये फॉल करता है? तो ये फॉल करता है आर्टिकल नंबर 239 से लेकर के आर्टिकल नंबर 241 के बीच में ये फॉल करता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमको देखने के लिए एक और भाग मिलता है, भाग 9 देखने के लिए मिलता है, जिसमें हम पंचायत को डील करते हैं। किसको साथियों? पंचायत। आप सीरीज देख लीजिए, आपको पंचायत का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसी तरह से पंचायत आपको आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के आर्टिकल नंबर 243 औड़ा तक आपको यहाँ पर पंचायत देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भाग 9 क देख रहे हैं और भाग 9 ख देख रहे हैं, तो मैंने आपसे ऑलरेडी बताया था, जहां कॉल लग रहा हो, जहां ख लगा हो, यहां पे आप मान के चलिए क्या 100% इसको अमेंड करके यहां पे जोड़ा गया है। बिना अमेंडमेंट के क और ख नहीं लगेगा, यहां पे अमेंड किया गया है। जो नगर पालिका है आर्टिकल नंबर 243 तो से लेकर के आर्टिकल नंबर 243 य और छ तक आपको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ अगर हम भाग 9 ख की बात करते हैं तो सहकारी सोसाइटी हमको देखने के लिए मिलता है। और ये आर्टिकल नंबर 243 य ज से लेकर के आर्टिकल नंबर 243 य न तक हमको देखने के लिए मिलता है। ये सभी के सभी अमेंड करके, जिसके पीछे क ख ग घ अंग ये सब लगा है, मीन्स की ABCDEFG लगा है, ये सभी के सभी अमेंडमेंट करके समय की मांग को देखते हुए इसमें बदलाव किया गया और इसी बदलाव के तहत इसको यहाँ पे ऐड किया गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि भाग 10 की हम बात करते हैं, जिसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में हम देखने के लिए मिलता है। और ये आर्टिकल नंबर 244 से लेकर के आर्टिकल नंबर 244 क के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करेंगे साथियों भाग नंबर 11 के बारे में। और भाग नंबर 11 की हम बात करते हैं तो इसमें आप देखिए आर्टिकल नंबर 245 से लेकर के 263 तक के मामले हमको देखने के लिए मिलते हैं। अब ये जो मामले होते हैं ये इंपॉर्टेंट मामले होते हैं। इसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध
बारे में हमसे बताया जाता है कि अगर संघ के बीच में और राज्य के बीच में संबंध न रहेगा तो केंद्र कैसे फंड देगा। अगर केंद्र को फंड देना होगा तो कैसे देगा भाई, एक संबंध, एक रिलेशन स्टेब्लिश रहेगा तभी तो देगा। पता चलेगा कि कोई रिलेशन ही नहीं है, वो कहेगा कि नहीं हम आपसे अलग हैं। तो भारत के संविधान में इस तरह से नहीं बताया गया है, अलग आप नहीं हो सकते हैं। तो ये अगर अध्याय हम फर्स्ट को देखते हैं तो विधायी संबंध को बताता है, आर्टिकल नंबर 245 से लेकर के आर्टिकल नंबर 255 के बीच में। और अगर हम प्रशासनिक संबंध को देखते हैं तो आर्टिकल नंबर 256 से लेकर के आर्टिकल नंबर 263 के बीच का ये मामला फॉल करता है। ठीक, अब आप देखिए भाग 11 तक आपने देख लिया। अब यहां पे आप देखिए भाग 12 की हम बात करने वाले हैं। अब भाग 12 में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो भाग 12 में आप देखेंगे कि यहां पे आपसे भाग 12 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो क्या कह रहा है, यहां पे जो कह रहा है कि वित्तीय संपत्ति संविदाएं एवं वाद की बात कर रहा है। और किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल के बीच में है, तो आर्टिकल नंबर 264 से लेकर के आर्टिकल नंबर 300 कैपिटल ए तक के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है भाग 12 की अगर हम बात करते हैं। अब यहां पे आपको चैप्टर वाइज आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वित्त हमको देखने के लिए मिलता है, और वित्त की बात करते हैं फिनेंस से रिलेटेड मामले देखने के लिए मिलते हैं। आर्टिकल नंबर 264 से लेकर के आर्टिकल नंबर 290 कैपिटल क के अंतर्गत ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। अध्याय सेकंड में उधार लेना की हमको देखने के लिए मिल रहा है कि हम किस तरह से उधार ले सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर हमारा जो है 292 से लेकर के 293 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिल रहा है। फिर अध्याय नंबर 3 की हम बात करते हैं जिसमें हम संपत्ति की बात करते हैं, संविदाएं की बात करते हैं, संविदा अधिकार दायित्व बाध्यताएं और वाद के बारे में हम बात करते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर जो 294 से लेकर के 300 के बीच में हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये पूरा का पूरा आपको एक आइडिया मिलता जा रहा है, और ये आइडिया आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा जब आप भारत के संविधान को अच्छे से पढ़ेंगे। और यहां पे आपको एक अध्याय और देखने के लिए मिल रहा है जो कि संपत्ति का अधिकार है, और आर्टिकल नंबर 300 कैपिटल ए के अंतर्गत देखने के लिए मिल रहा है। फिर हम चलेंगे भाग 13 के पास, और भाग 13 में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है साथियों, तो भाग 13 में आप देखेंगे कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की बारे में हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये किस आर्टिकल से लेकर के, तो आर्टिकल नंबर 301 से लेकर के आर्टिकल नंबर 307 के बीच में ये मामला फिट बैठ रहा है। तो ये चीज आपने यहाँ पे भाग 13 में देख लिया। भाग 14 की अगर हम बात करते हैं तो कर रहा है संघ और राज्यों के बीच सेवाओं की बात कर रहा है। किसके बीच साथियों, तो संघ और राज्य के बीच में किस प्रकार की सेवा होती है, उन्हीं सेवाओं के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल नंबर 308 से लेकर के आर्टिकल नंबर 323 के बीच में बात कर रहा है। इसको देखिए अध्याय में बांटा गया है, 2 अध्यायों में, मींस कि 2 चैप्टर्स में बांटा गया है। पहले चैप्टर की हम बात करते हैं तो सेवाओं के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल नंबर 308 से लेकर के 313 मींस कि 308 से लेकर के 313 के बीच में। और यहां पे चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं तो लोक सेवा आयोग की बात करता है। आर्टिकल नंबर 315 से लेकर के 323 के बीच का मामला यहां पे फिट बैठता है। फिर यहाँ पे हम आएंगे, अब भाग 14 को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। हर एक भाग को हम यहाँ पे एनालिसिस करने का काम करेंगे जिससे कि आपका पूरा का पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए साथियों, यहाँ पे कर भाग 14 की हम बात करते हैं जिसमें आपको ट्राइब्यूनल्स देखने के लिए मिलते हैं, अधिकरण देखने के लिए मिलता है, जो कि आर्टिकल नंबर 323 क से लेकर के आर्टिकल नंबर 323 ख के बीच का मामला देखने के लिए मिलता है। फिर भाग 15 में हमको निर्वचन देखने के लिए मिलता है, निर्वाचन देखने के लिए मिलता है। और निर्वाचन का मतलब होता है इलेक्शन, जो कि आर्टिकल नंबर 324 से लेकर के आर्टिकल नंबर 329 के बीच का ये मामला होता है। फिर हम भाग 16 की बात करते हैं। भाग 16 में कह रहा है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो आर्टिकल है 330 से लेकर के 342 क के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर एक नेक्स्ट आर्टिकल को देखेंगे। भाग नंबर 17 को हम देखेंगे जिसमें राजभाषा के बारे में बताया गया है कि राजभाषा हमारा क्या होगा, और ये मामला हमारा आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के 351 के बीच में फॉल करता है। फिर इसी को हम चैप्टर वाइज में डिवाइड कर दिए गए हैं, 4 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो संघ की भाषा बता रहा है, जो कि आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के 344 के बीच में फॉल करता है। अगर हम अध्याय 2 की बात करते हैं तो प्रादेशिक भाषा की बात करता है, जो कि 345 से लेकर के
347 के बीच में फॉल करता है। अध्याय नंबर 3 की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय आदि की भाषा के बारे में बता रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज क्या होगा। तो ये बात हमको आर्टिकल नंबर 348 से लेकर के आर्टिकल नंबर 349 के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। और चैप्टर नंबर 4 की हम बात करते हैं तो विशेष निदेशक की बात करता है, जो कि आर्टिकल नंबर 350 से लेकर के आर्टिकल नंबर 351 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। अब हमारे पास आ जाता है भाग 18, जिसमें आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन हमको देखने के लिए मिलता है। और ये इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल नंबर 352 से लेकर के 360 के अंतर्गत ये मामला फिट बैठता है। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पे आपको भाग 19 में प्रकीर्ण देखने के लिए मिलता है। और ये प्रकीर्ण कहाँ से कहाँ तक है तो आर्टिकल नंबर 361 से लेकर के आर्टिकल नंबर 367 के बीच का ये मामला देखने के लिए मिल रहा है। फिर आपके पास भाग 20 आ जाता है संविधान का संशोधन, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल जिम्मेदार है, आर्टिकल नंबर 368। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर भाग 21 की हम बात करते हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की हम बात करते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 369 से लेकर के आर्टिकल नंबर 392 के बीच में ये फॉल करता है। और लास्ट जो हमारा भाग है वो भाग 22 है, जिसमें हमको शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट देखने के लिए मिलता है, जो कि आर्टिकल नंबर 395 से लेकर के आर्टिकल नंबर 395 के बीच में हमारा पूरा का पूरा डील करता है। तो आपने देखा साथियों, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 395 तक के मामले को हमने यहाँ पे रेंज का एनालिसिस किया। साथियों, अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा और आप भी अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर प्रोवाइड करिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।